हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम देखने वाला है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। लास्ट सेशन में हमने कवर किया खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोथ वाज लेड बाय द गांधी जी। And because of this common leadership, non-cooperation movement and Khilafat movement called as a twin movement। ठीक है, इनकी शुरुआत होती है 31 अगस्त 1920 में। तो 1920 का एरा जो है, जो डिकेड है, वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जैसे एजिटेशन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। खिलाफत मूवमेंट के लिए मेन इशू था टर्की का या ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन एंड इशू ऑफ कैलिफ। ठीक है, कैलिफ की प्रेस्टीज और जो पावर थी उसको सिक्योर करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम के द्वारा चलाया गया। पैरेलली इस इशू को साथ में लेते हुए गांधी जी ने जो है वो और भी इश्यूज जो है इसके साथ रखे, जैसे कि रॉलेट एक्ट को अनलमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट और सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल की जो डिमांड है इंडियन नेशनलिस्ट की, उसको फुलफिल करने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में उस चीज की डिमांड की। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी ऑल्सो लेड बाय गांधी जी एंड खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो लेड बाय द गांधी जी विद द इंडियन मुस्लिम्स। तो हम देखते हैं कि क्या कॉजेज रहे टू लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, है ना, बाय द गांधी जी। तो लॉन्चिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो मेन कारण रहता है एक तो खिलाफत इशू, है ना। खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत जो कमिटी है उसके साथ अपना सपोर्ट देना शुरू किया। ठीक है, एंड सेकेंड, पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के अंदर ऐसी बनी हुई थी जिसके कारण से गांधी जी को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी यहाँ पे? एक्ट ऑफ 1919 का पास होना, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का यहाँ पे पास होना, जो कि कुछ लोगों को तो सेटिस्फाई कर सकता है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट इंटरेस्ट है उसको सर्व ये नहीं करता था। इस वजह से ये चीज थी यहाँ पे। सेकेंड, यहाँ पे रॉलेट एक्ट जैसी रिप्रेसिव पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो अपनाई थी, जिसके वजह से इंडियन नेशनलिस्ट लोगों की जो फ्रीडम है वो बैन हो चुकी थी, तो उसके अनलमेंट के लिए यहाँ पे गांधी जी के द्वारा वॉइस रेज की जा रही थी। एंड सेकेंड, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके अंदर जो अनजस्ट हुआ उन लोगों के साथ, हंटर कमीशन के द्वारा जो क्लीन चिट दे दी गई थी जनरल डायर को, उस अनजस्ट के खिलाफ भी गांधी जी ने यहाँ पे आवाज उठाई थी। तो मेन प्रायोरिटी पहले रखी खिलाफत इशू को, यानी जो टर्की में हो रहे इनजस्ट को रोकने के लिए गांधी जी ने यहाँ पे अपनी वॉइस रेज की, और उसके साथ साथ ही इन पॉलिटिकल सिचुएशन के को भी उन्होंने एड्रेस किया। तो ये सारी डिमांड इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने मूवमेंट में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में लॉन्च किया अलोंग विद द खिलाफत मूवमेंट। दैट्स व्हाई दीज बोथ मूवमेंट कॉल्ड ट्विन मूवमेंट। जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 31 अगस्त ऑफ 1920, तो गांधी जी वाज फर्स्ट टू जॉइन दिस मूवमेंट एंड अलोंग विद दिस ही आल्सो लॉन्च हिज इंडिपेंडेंट मूवमेंट, दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर उन्होंने इन इश्यूज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। सेकेंड, यहाँ पे क्या कॉज रहता है? सेकेंड कॉज रहता है कि गांधी जी को ये जो खिलाफत इशू का जो चीज थी, जो इवेंट हो रहा था, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिख रही थी फॉर फॉस्टरिंग द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ज्यादा बूस्ट करने के लिए और उसको फॉस्टर करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत इशू को यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू किया। इस वजह गांधी जी ने जो अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो खिलाफत प्लेटफॉर्म से यहाँ पे लॉन्च किया, और इसी के साथ कांग्रेस प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। तो बहुत जगह से दोनों जगह से, खिलाफत प्लेटफॉर्म से और कांग्रेस प्लेटफॉर्म से, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनमें इन सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए जो मूवमेंट लॉन्च किया उसी को यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते हैं। और मेन कॉज यहाँ पे ये था कि
जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो खाली कांग्रेस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट ना करके उन्होंने खिलाफत प्लेटफॉर्म से भी किया, सो दैट कि ये लोगों तक ये सिंबल पहुंचे कि इन्होंने खिलाफत इशू को भी यहाँ पे एड्रेस किया है, मुस्लिम्स डिमांड को भी, जो मुस्लिम लोगों के जो पर्सनल या उनकी जो कम्युनिटी के यहाँ सेंटिमेंट्स है उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो इस वजह से जो मुस्लिम्स है उन्होंने मुस्लिम जो मासेस थे उनके अंदर ये मैसेज पहुंचा कि जो कांग्रेस के लीडर है स्पेशली गांधी जी, वो खाली कांग्रेस या हिंदुओं की लीडर नहीं है, वो हमारे भी लीडर, जो हमारे भी ग्रीवेंसेस है उनको ये एड्रेस करते हैं। तो इससे क्या हुई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे फॉस्टर हुई। तो बिकॉज ये खिलाफत इशू जो है तिलक और गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा टू फॉस्टर दी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इसी के साथ ही इन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक ही जगह से लॉन्च किया, और इससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि जो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रीवेंसेस हो चाहे हिंदू कम्युनिटी के ग्रीवेंसेस हो, दोनों ही ग्रीवेंसेस जो है वो कांग्रेस के लिए या फिर वी कैन से कि जो नेशनलिस्ट इश्यूज जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, बिकॉज दोनों ही सेक्शन जो है वो हिंदू है, सॉरी इंडियन है, और इंडियन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना हमारा प्राइमरी गोल रहेगा या एम रहेगा। तो ये मैसेज देते हुए गांधी जी ने यहाँ पे इस खिलाफत इश्यू को सपोर्ट किया, और उसकी वजह से यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कांग्रेस प्लेटफॉर्म और खिलाफत प्लेटफॉर्म दोनों से ही लॉन्च किया। और सेकंड इश्यू मैंने बता दिया, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जिस तरह के ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट किए थे है ना विद द पासिंग द एक्ट ऑफ 1919 है ना, जो बस कुछ लोगों को ही सेटिस्फाई कर सकता था। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मॉडरेट्स ने यहाँ पे वेलकम किया इस मूव का, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को यहाँ पे सपोर्ट किया, और यहाँ से ही मॉडरेट जो है वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और लिबरल बाद में कहला के अलग से ही अपना गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कांग्रेस हो गए यहाँ से। तो जो देश के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी उन कारणों से भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना इनएविटेबल हो चुका था। हंटर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है ना, उसने अनजस्ट किया विद द जलियांवाला बाग मैसेकर्स विटनेस एंड सर्वाइवर एंड ऑल्सो जिन्होंने सफर किया उनके साथ। बिसाइड्स ऑल थिंग्स मैनी लाइक सीरीज इवेंट की जो है सीरीज होती है, जैसे पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद पंजाब के अंदर एनआरकी फैल गई और मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया जाता है पंजाब के अंदर इन 1919। ऑल दिस क्रिएटेड एक्सप्लोसिव सिचुएशन टू क्रिएट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी। बिकॉज हम देखते हैं कि इन सारे इवेंट्स के बाद ही 1920 के इन सभी इवेंट्स, मतलब बेसिकली 1919 और 1920 का ये जो टाइम पीरियड रहता है, इसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं या फिर जो इवेंट होते हैं, उन्होंने गांधी जी की थिंकिंग जो है टोटली चेंज कर दी थी और गांधी जी को एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर या इंडियन नेशनल मूवमेंट की कमांड संभालने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब ये सिचुएशन जो है उनको ऐसे मजबूर कर देती है कि नहीं, उनको अब अपने देश के लिए अलग तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। जो वो इंडिपेंडेंटली अपने सत्याग्रह परफॉर्म करके इंडियन या जो इंडियन पीजेंट है या लेबर क्लास है उनके इशू को रिड्रेस कर रहे थे, वो अभी उनको लगता है कि नहीं, मुझे अब पूरे होल कंट्री के जो ग्रीवेंसेस है या जो डिमांड है उसको रिड्रेस करने की जरूरत है, और इस तरह से गांधी जी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की कमांड संभालते हैं। देन यहाँ पे से और दूसरा कारण रहता है इकोनॉमिक क्राइसिस विच इज लेड बाय द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। किस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, सप्लाईज वगैरह रुक गई थी और यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह हो नहीं रहे थे। ठीक है, कमोडिटीज की प्राइस राइज हो गई, टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए। तो इस तरह से जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पीपल है वो बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होने लगा। होल मास ऑफ द इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड बाय ऑल दिस थिंग्स, है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो सिचुएशन रहती है जिसके वजह से जो मिजरी है वो एग्रेवेटेड होती है ना, और इसकी वजह से लोगों के मन में डिसकंटेंट आता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर।
तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो लोअर स्ट्रेटा पे रहने वाले लोग थे वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे थे। तो इवन हर एक जो स्ट्रेटा पे लोग थे वो इस कारण इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के कारण यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे थे। तो ये सारे कारण जो बनते हैं वो लोगों के मन में डिसकंटेंट या जो कहते हैं हेटेड की फीलिंग जो है डेवलप करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये चीजें कहीं ना कहीं फिर अपना रास्ता देखती है टू आउटबर्स्ट, तो ये फिर देखती है अपना रास्ता नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर। पहले यही मास जो है इन सारी सिचुएशन से फेडअप होके होम रूल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है ना। और होम रूल मूवमेंट जब रिलेवेंस खो देता है तो बाद में गांधी जी की लीडरशिप में यही मास जो है उनके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये 1919 से 1920 का जो पूरा एरा जो पूरा ये ईयर रहता है, ये ईयर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डिसकंटेंटेड ईयर रहता है फॉर द गवर्नमेंट, है ना। और बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों के मन में जो भड़ास है वो बढ़ जाती है, और साथ साथ में नेशनलिज्म की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होती है। nationalism be not only in India but even because of the World War First and all event all over the Asia Minor and Africa and Russia वगैरह जगह जगह चीजें जो है ये नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी। रशिया के अंदर 1970 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुए जिसने जारिस्ट की जो सत्ता थी, जो एम्पायर था, उसको उखाड़ फेंका और लोगों की और पब्लिक की जो पावर है वहां पे स्टेब्लिश होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। उसने भी यहाँ पे मासेस को इन्फ्लुएंस कर रखा था, है ना। डिसकंटेंट जो है गवर्नमेंट के प्रति वो भर रखा था। और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो सिचुएशन थी या जो मतलब इवेंट था, उसने जो कॉलोनियल पावर है उसका बिल्कुल ही एक ब्रूचुअल एंड अनसिविलाइज्ड फेस जो है वो रिवील कर दिया। और इसी के साथ जो व्हाइट मैन प्रेस्टीज थी, है ना, उसका भी इरोजन होना शुरू हुआ। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है या जो कॉलोनियल पावर है इनको चैलेंज करना किसी के भी बस की नहीं है। लेकिन हमने देखा सेंट्रल पावर जो थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो चैलेंज है वो पोज किया था इन फ्रंट ऑफ द यूके, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया के सामने। तो यहाँ से जो व्हाइट मैन प्रेस्टीज है या वी कैन से कि जो कॉलोनियल पावर है उनकी जो इनविंसिबिलिटी है उसका ये जो नोशन है वो ब्रेक होता हुआ यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है व्हाइट मैन सुपेरियोरिटी का इरोजन होता हुआ, और जिसके कारण जो लोगों के मन में अब जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसने नेशनलिज्म की भावना को और ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया। और इन सारे कांडों की वजह से यानी कि जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के कारण जो मिजरीज आ गई थी, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ गया था, रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट पास किए गए जो रिप्रेसिव मेजर्स दिखाई देता है कॉलोनियल पावर का, है ना। और ये मतलब उनका एटीट्यूड देखा गया कि वो किसी तरह से भी पावर शेयर करना नहीं चाहते, यानी कि सेल्फ रूल का जो डिमांड है उसको एड्रेस करना नहीं चाहते। देन यहाँ पे जो प्रॉमिस के साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया था कि नहीं हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम ये वॉर जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वॉर एंड होने के बाद देखने को मिलता है कि जो कॉलोनियल पावर है वह अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को यहाँ पे सर्व करते हुए नजर आते हैं, यानी कि अपनी कॉलोनियल जो टेरिटरी है उसका एक्सटेंशन करते हुए ये देखने को मिलता है। तो इससे ये नोशन भी ब्रेक हो जाता है कि ये कॉलोनियल पावर जो है they are ruling us for our goods, ठीक है, हमारे भले के लिए ये हम पे रूल कर रही है। तो ये जो नोशन था ये ब्रेक होता हुआ यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल दिस थिंग्स वर एग्रेवेटेड, है ना। धीरे धीरे ये चीज जो एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग है या जो स्पिरिट है ये बढ़ रही थी, अपना ग्राउंड जो है ये क्रिएट कर रही थी। और फाइनली जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है तो ये सारी चीजें एक एक्सप्लोजन के रूप में यहाँ पे बाहर निकल के आती है। तो ये सारे कारण रहते हैं फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का हम देखते हैं प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने रखे, किस तरह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को परफॉर्म करना है वो चीज है।
तो मेन कंपोनेंट देखते हैं प्रोग्राम के, तो उसमें ये था कि गांधी जी ने सबको एड्रेस किया और सबसे ये अपील की कि वो जितने भी अपने टाइटल्स और ऑनर जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कन्फर किए गए हैं वो गिव अप कर दे या सरेंडर कर दे या लौटा दे वापस, ठीक है। फॉरेन कमोडिटीज का यहाँ पे बॉयकॉट करना शुरू करे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और लॉ कोर्ट्स है, यानी कि टोटली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनका बॉयकॉट करना शुरू करे, सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी मशीनरीज है वो फेल होती हुई नजर आए और गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज होकर हमारी डिमांड जो है स्वीकार करे। एंड ही ऑल्सो अपील फॉर द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर। जो 1919 के एक्ट के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के अंदर एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल गठित करने का था और 1922 में जिसका इलेक्शन होने था, है ना, नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट जो बढ़ा दी गई थी फॉर द इंडियंस, उसके लिए इलेक्शन होने थे। तो गांधी जी ने ये भी लोगों से अपील की कि इस न्यूली फॉर्म जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका बहिष्कार करे। और इसी के साथ ही मास सिविल डिसोबीडियंस परफॉर्म करने का भी इनके प्रोग्राम का एक एजेंडा था, है ना, इन द एंड। और सिविल डिसोबीडियंस क्या था? इन द एंड। मैंने बताया आपको लास्ट सेशन में भी, मैंने कहा कि जब गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखी गई, क्या, एक तो खिलाफत इश्यू, बेसिकली नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू, इन चार मुद्दों पे टिका है। एक तो खिलाफत इशू, ठीक है, कैलिफ का जो इशू था वो। सेकंड यहाँ पे आ जाता है आपका रॉलेट एक्ट। थर्ड आ जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। और फोर्थ आ जाता है एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। इन चार इशू के ऊपर ही यहाँ पे ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च किए गए थे। तो जब गवर्नमेंट ने इन चारों डिमांड को एड्रेस करने से मना कर दिया, गांधी जी ने ये चारों डिमांड रखी थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रॉलेट एक्ट के अनलमेंट को लेके भी मना कर दिया गया, दे रिफ्यूटेड। एंड देन जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर हंटर कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसको भी वापस लेने से मना कर दिया गया। और एक्ट ऑफ 1919 के अंदर जो शेडो ट्रांसफर किया गया ऑफ द पावर, उसको भी वापस रिफॉर्म करने से गवर्नमेंट ने यहाँ पे मना कर दिया था। गांधी जी ने कहा, फिर गांधी जी जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करने वाले थे, या सॉरी लॉन्च करने वाले थे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे, उससे पहले ही क्या हो जाता है, 1922 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। लोगों मतलब गवर्नमेंट ने ये डिमांड मानने से गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज कर जाती है, ठीक है, मना कर देती है। तो मास एजिटेशन हो रहे थे, जगह जगह पे हड़तालें हो रही थी, है ना, मास स्ट्राइक हो रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे। तो इस तरह से प्रोटेस्ट सब जगह इंडिया में हो रहे थे। वैसे ही एक इवेंट होता है चोरा चोरी जगह पे, जिसके अंदर क्या होता है कि जो गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिसके अंदर मेन एलिमेंट था नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पे जो है वो मास जो है वो बेकाबू हो जाती है और वहां पे एक पुलिस स्टेशन होता है, उसको मतलब वहां पे अटैक करके, उस एम्बुश करके उसको सेट ऑन फायर कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। तो मास के द्वारा वहां पे जो पुलिस है उस पुलिस स्टेशन है, उसको जब जला दिया जाता है, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये नॉन वायलेंस से अब वायलेंट हो जाता है और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फिर गांधी जी द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है, बिकॉज इस मूवमेंट ने वायलेंस का टर्न ले लिया था। और गांधी जी नहीं चाहते थे कि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से सप्रेस करे इस मूवमेंट को, बिकॉज वायलेंस जो है वो एक एक्सक्यूज हो जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस मूवमेंट। तो सप्रेशन हो इससे पहले गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो लॉन्च करना था एट अ मास लेवल, वो इन द एंड था कि पहले हम उनके सामने डिमांड रखते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के थ्रू, और फिर नहीं मानते तो इन द एंड हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन उससे पहले ही गांधी जी को ये यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ता है। और 1922 में जैसे ये सस्पेंड किया जाता है मूवमेंट, तो खिलाफत
मूवमेंट भी अपना रिलेवेंस लॉस्ट कर देता है, बिकॉज 1922 में वहां पे टर्की के अंदर भी जो कैलिफ का पद है वो अबॉलिश कर दिया जाता है, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की लीडरशिप के अंदर मॉडर्न टर्की का रीऑर्गेनाइजेशन या रीडेवलपमेंट होने लगता है। तो उसके कारण जो कैलिफ वाला इशू था वो भी रिलेवेंस खो देता है। तो 1922 में यहाँ पे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी सस्पेंड कर दिया जाता है, और खिलाफत मूवमेंट जो है उसका भी इशू जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे मॉडर्न टर्की जो है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा की लीडरशिप में ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो 1922 में ये इशू होते हैं, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट दोनों ही एंड पे आ जाते हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट भी साथ साथ में रिप्रेसिव मेजर तो अपना ही रही थी, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुआ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ, तो इनको सप्रेस करने की भी कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा होने लग गई थी। तो गांधी जी को इसमें फिर 1920 में जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको 6 सालों के लिए जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर गांधी जी डायरेक्ट 1930 में ही वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं। 1922 के अंदर उनको जेल हो जाती है, तो 23, 24, 25, 26, 27, 6 साल देख लो आप, 28 के अंदर रिलीज होते हैं, और वापस जो है 1929-30 के अंदर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं विद द लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो कंपोनेंट थे ऑफ दिस प्रोग्राम वो ये थे कि टाइटल्स और ऑनर्स जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कन्फर किया उनको त्याग दो, फॉरेन कमोडिटीज का यहाँ पे बहिष्कार करना शुरू करो, जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका बॉयकॉट करो, लेजिस्लेचर का बॉयकॉट करो, और इन दी एंड अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे।
और इसी दौरान जो कांग्रेस है उसने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजर चेंजेस किए, 2 मेजर चेंजेस किए, जिसके अंदर ये था कि जो गोल था कांग्रेस का, है ना, जो उनके एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में था, वो था कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। यही उनका गोल था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ये जो वर्ड है वो सब्सटीट्यूट कर दिए गए या रिप्लेस कर दिए गए बाय दिस वर्ड स्वराज। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर वाला जो वर्ड था, सेल्फ गवर्नमेंट, अब किससे रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे, स्वराज से। और गांधी जी इस चीज को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर संभव है तब तक हम यही चाहेंगे कि सेल्फ गवर्नमेंट हो हमारे पास विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आउटसाइड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी हम सेल्फ रूल जो है वो इस्टेब्लिश करके रहेंगे। यानी अब गांधी जी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि सेल्फ रूल हमें किसी भी डिमांड पे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगली हमें पावर ट्रांसफर कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज हम फोर्सफुली फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करके या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अचीव करेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए। और इन्होंने एक और चेंज किया कि जो उनके पहले एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेथड वो यूज कर रहे थे टू अचीव दिस गोल, द गोल ऑफ स्वराज, उसके अंदर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अपनाते हुए ही वो अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन ये वर्ड भी जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय द वर्ड ऑफ ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, कि यानी हम शांतिपूर्ण तरीके से और न्याय संगत तरीके से जो भी सही होगा उस तरीके से हम सेल्फ गवर्नमेंट या हमारा जो गोल है स्वराज का वो अचीव करेंगे। पहले जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहते हुए, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहते हुए अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन अब उन चीज से हम बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए हैं, और हम जो भी लेजिटिमेट तरीका होगा, जो न्याय संगत तरीका होगा और जो पीसफुल मैनर के साथ हम अपने गोल को अचीव करेंगे, गोल ऑफ स्वराज। तो ये चेंजेस जो है इसने स्कोप प्रोवाइड किया फॉर द डिसओबीडियंस मूवमेंट, और वी कैन से कि डिसओबीडियंस ऑफ लॉ एंड अडॉप्शन ऑफ मेथड ऑफ रेजिस्टेंस विच वर पॉलिटिकली एंड मॉरली लेजिटिमेट बट पीसफुल। ठीक है, तो जो ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स का जो वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया उससे क्या स्कोप बनता है, एक तो डिसओबीडियंस करने का, लॉ जो ब्रिटिश लॉ थे उनको डिसओबीडियंस करने के लिए एक स्कोप खुलता है, और सेकंड ये स्कोप खुलता है कि अब जो नेशनलिस्ट है वो अलग मेथड अपनाएंगे, यानी रेजिस्ट तो करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकिन अलग तरीके से, है ना, यानी लेजिटिमेट मीन्स से वो गवर्नमेंट को यहाँ पे रेजिस्ट करेंगे। और जो वो मीन्स यूज करेंगे, जो तरीके वो यूज करेंगे वो पॉलिटिकली और मॉरली, यानी राजनीतिक तरीके से और नैतिक तरीके से, दोनों ही तरीके से वो न्याय संगत होगा। लेकिन क्या होगा, वो पीसफुल होगा, यानी वायलेंस का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और जो कलकत्ता सेशन के अंदर, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि कलकत्ता सेशन के अंदर इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा, और गांधी जी के जो नॉन कॉर्पोरेशन है उसको कांग्रेस ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो उसी के साथ ही यहाँ पे कोलकाता सेशन के अंदर जो प्रोग्राम को अडॉप्टेड किया गया था वहां पे वो प्रोग्राम सप्लीमेंट हो जाता है बाय कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से भी, है ना। नॉन कॉर्पोरेशन के साथ साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को भी रन करने की बात कही गई इन द कलकत्ता सेशन। तो यहाँ पे इस चीज के मेन 3 प्रिंसिपल है इस फीचर के, दैट इज द प्रमोटिंग ऑफ स्वदेशी, पर्टिकुलरली हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग, जो हाथ से स्पिन करने का और वीविंग का जो काम है उसको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई इन द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी। सेकेंड, यहाँ पे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग द हिंदूज। ठीक है, जो हिंदूज के अमंग अनटचेबिलिटी थी उसको यहाँ पे रिमूव करने की बात की गई, और प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अगेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉस्टर करने की यहाँ पे बात की गई। तो 3 मेजर यहाँ पे चीजें रखी जाती है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंतर्गत, है ना। बाकी चीजें भी थी, नेशनल एजुकेशन वगैरह, इनको भी प्रमोट करने की बात है, लेकिन ये 3 चीजों पे मेजरली वर्क करना था कि एक तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना था, स्वदेशी को प्रमोट करना था, पर्टिकुलरली हैंड स्पिनिंग और वीविंग तरीके से, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को यहाँ पे और ज्यादा फॉस्टर करना था।
तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वेपन जो यूज किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो था बॉयकॉट, है ना। और वो भी क्या, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके बन सकता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान किन का बॉयकॉट यहाँ पे किया गया। तो ऐसे आपको 2-4 ऑप्शन दे देंगे, लेजिस्लेचर, लॉ कोर्ट्स, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या ऑल द अबव। ठीक है, या सभी है, या फिर इनमें से कोई एक दे देगा, है ना। यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बाकी जो है कुछ और आपको ऑप्शन देके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान जो है वो एक तो लेजिस्लेचर, लॉ कोर्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट करने के लिए यहाँ पे कहा गया, और उसी के साथ भी फॉरेन गुड्स वगैरह को भी बॉयकॉट करने को कहा गया था। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पे जब कांग्रेस कैंडिडेट ने विड्रॉ किया फ्रॉम द इलेक्टोरेट कॉन्टेस्ट, है ना, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो जब कांग्रेस कैंडिडेट्स ने यहाँ पे विड्रॉ करना शुरू किया, तो जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे, जैसे मैंने बताया, जो मॉडरेट्स थे, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे और अब लिबरल कहलाने लगे थे, तो लिबरल ने यहाँ पे इस इलेक्शन के अंदर जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो he captured they captured the new council constituted under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर न्यू काउंसिल का गठन किया गया था, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्टोरेट सीट ऑफ द फॉर द इंडियंस बढ़ा दी गई थी। उसके ऊपर जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया, यानी मना किया या बॉयकॉट किया इस इलेक्शन से, तो जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग ले लिया, है ना, जिसके अंदर लिबरल्स वगैरह जो थे वो आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वोटर्स को प्रिवेंट करे फ्रॉम द कास्टिंग देयर वोट। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि काउंसिल का है, इलेक्शन भी होते हैं, काउंसिल जो है वो फंक्शन भी करती है। तो और यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आता है इन द फंक्शन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एंड सेकेंड, यहाँ पे जो लॉ कोर्ट्स को यहाँ पे बॉयकॉट करने को कहा गया था, वहां पे भी नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से वर्क, है ना। बहुत सारे लॉयर्स जो है उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया था। इवन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो ल्यूक्रेटिव अपनी लॉयर की जॉब थी उससे इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था, एक अच्छा उदाहरण पेश किया था फॉर बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉयर थे जिन्होंने अभी भी ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट नहीं किया और उनके साथ वर्क करते रहे। तो चीजें मतलब अपील तो की गई थी, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे इसने अपना जो रिजल्ट है वो नहीं दिखाया था। तो ये लिमिटेशंस में आ जाता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम की। और जैसे कि यहाँ पे टाइटल्स और जो लुक्रेटिव जॉब्स है, सर्विसेज है, उनसे भी रेजिग्नेशन वगैरह देने को बात की, जो टाइटल्स है उनको रिनाउंस करने या सरेंडर करने की बात की गई। तो वहां पे भी जो है नेग्लिजिबल रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, देन यहाँ पे जो बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस था वो भी फेलियर होते हुए दिखता है। और यहाँ पे एक ही सक्सेस होती है कि बॉयकॉट ऑफ द ऑफिशियल विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, मतलब जो न्यूली इनोग्रेटेड न्यूली लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल के इनोग्रेशन के लिए जो प्रिंस ऑफ वेल है, जो ब्रिटेन का जो राजा था, वो आने वाला था यहाँ पे, है ना, 1920 नवंबर 1920 में इनोग्रेशन के लिए उसके, तो उसके विजिट को यहाँ पे इन कांग्रेस के द्वारा या फिर जो नॉन कॉर्पोरेशन के पार्टिसिपेंट थे उनके द्वारा बॉयकॉट किया गया। तो ये चीज जो है यहाँ पे सक्सेसफुल रहती है, लेकिन फिर भी ये चीज जो है एक बहुत ही लिटिल वी कैन से कि बहुत ही कम स्तर पे पॉलिटिकल डिविडेंड या जो राजनीतिक लाभ है वो गेन कर पाती है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर जो कंपोनेंट्स रखे गए थे उनकी जो सक्सेसनेस है वो फेल्योर होती हुई नजर आती है। गांधी जी ने जो मास से अपील की थी, मास ने उन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और इवन गांधी जी यहाँ पे रिग्रेट भी करते हैं कि ये जो पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन बाद में जाके हम देखते हैं 1922 में जो मास है वो बहुत सारे सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो हम देखते हैं कि मास जो है वो फेल्ड हो जाती है टू अचीव द नॉन वायलेंट कैरेक्टर, वो किसी ना किसी रूप से वायलेंट एक्टिविटी के अंदर चेंज हो ही जाता है। तो इस वजह से गांधी जी रिग्रेट कि पीपल फेल टू रिमेन नॉन वायलेंट in several part of the
कंट्री। तो ये सारी जो है लिमिटेशंस है ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट कैसे होता है, मैंने बता दिया आपको कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चल रहा होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के सामने वो डिमांड रखी जाती है, खिलाफत इशू को एड्रेस करना है, रॉलेट एक्ट का अनलमेंट करना है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो इनजस्ट हुआ है उसको जस्टिस प्रोवाइड करवाना है, और आपका जो एक्ट ऑफ 1919 है उसके अंदर चेंजेस करना है। तो ये सारे डिमांड से गवर्नमेंट जब रिफ्यूट करती है तो गांधी जी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन जगह जगह पे ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की वजह से प्रोटेस्ट वगैरह हो ही रहे थे, और गांधी जी वाज अबाउट टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो भी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे। लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरा चौरी जगह है एक यूपी के अंदर, वहां पे ये इंसिडेंट होता है जहाँ पे कि जो मॉब है वो एक पुलिस स्टेशन को कैप्चर करके उसको आग लगा देती है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 19 से 20 जो पुलिस कर्मी थे वो यहाँ पे मारे जाते हैं। तो इस वजह से ये मूवमेंट जो है वो वायलेंट कैरेक्टर ले लेता है ना, वायलेंस का यूज इसमें हो जाता है। इस वजह से गांधी जी को इस मूवमेंट को यहाँ पे सस्पेंड करना पड़ता है। तो इस वजह से गांधी जी जो है वो अपना डिसीजन इस तरह से लेते हैं कि जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ उसके अंदर कंप्लीटली हमें देखने को मिलता है निगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस अपॉन विच गांधीयन मूवमेंट वाज रेस्टेड, है ना। गांधी जी का जो कंप्लीट मूवमेंट है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस रहता है, नॉन वायलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो नॉन वायलेंट या जो सत्याग्रह है इस चीज को परफॉर्म करने के अंदर अभी भी इतने ट्रेंड नहीं हुए हैं। इस वजह से मॉब जो है वो साइलेंस एजिटेशन करते करते कब वायलेंट कैरेक्टर के अंदर आ जाती है, कब वायलेंस यूज करने लग जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये भी इस चीज का क्लियर इंडिकेशन देखने को मिलता है कि जो इंडियन मास है या इंडियन मॉब है वो अभी इतनी ट्रेंड नहीं हुई है जो सत्याग्रह जैसी या नॉन वायलेंस चीज को रियलाइज करके परफॉर्म कर सके। That's why this Chori Chora incident showed कि people had yet to learn the art of satyagraha, which has to be the guiding force of this movement. And गांधी जी का स्ट्रिक्ट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन था फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, और वो मोरालिटी और इन चीजों पे भी अपनी आइडियोलॉजी बेस रखते थे। तो स्वराज का अटेनमेंट थ्रू वायलेंट मीन्स वाज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। उनके लिए क्या होना चाहिए था, मीन्स एंड एंड दोनों ही मॉरली जो है वो करेक्ट होने चाहिए थे। कि जो आपका गोल है और उस गोल के अचीव करने के लिए जो मीन्स आप यूज करते हो दोनों ही मॉरली यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। तो इस वजह से गांधी जी ने जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जब ये वायलेंट या नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करने में फेलियर हो जाता है। And he believed in a specific type of control mass movement which was no way any kind of special नहीं है, ये सोशल है, ठीक है। तो गांधी जी हमेशा से जो मास मूवमेंट है या जो मास है वो कैसे चाहते थे, कंट्रोल काइंड ऑफ मास चाहते थे, है ना। तो कंट्रोल काइंड ऑफ मास मूवमेंट होगा तो ही गांधी जी यहाँ पे उस मूवमेंट को लीड करेंगे, और किसी भी प्रकार से जो सोशल रिवोल्यूशन है वो उसको सपोर्ट गांधी जी यहाँ पे नहीं करते थे। क्रांति जैसी चीजों पे गांधी जी का बिलीव नहीं है। गांधी जी जो भी अपना गोल अचीव करना चाहते थे वो सत्याग्रह, नॉन वायलेंस है ना, मोरालिटी और इन चीजों पे बेस रखते थे, और ग्रेजुअल चेंजेस पे इनका बिलीव था। बिकॉज गांधी जी का ये मानना था कि वायलेंस जो है अगर मूवमेंट में यूज होता है तो ये एक्सक्यूज बन जाता है फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अडॉप्ट हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड द मूवमेंट। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस मूवमेंट को सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज एनी काइंड ऑफ वायलेंट मूवमेंट जो है वो उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सप्रेस करने के अंदर बहुत ही मास्टर्ड थी। तो गांधी जी जो है वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस मूवमेंट को सप्रेस कर दे, इससे पहले ही जो सप्रेस होने से पहले इस मूवमेंट को विड्रॉ करना या सस्पेंड करना सही रहेगा।
बिकॉज गांधी जी का ये कंप्लीट बिलीव था और ये मानना भी था कि जो माइटी एम्पायर है ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस है, इनको वायलेंस के थ्रू हराना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इनको सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जैसे प्रिंसिपल अपना के ही हराया जा सकता है। और अगर किसी तरह का वायलेंस या फिर हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते तो उनको सप्रेस करने के अंदर ब्रिटिश लोगों का जवाब नहीं था। यानी कि वायलेंस मीन से तो आप उनके ऊपर ट्रायम्फ हासिल नहीं कर सकते या उनके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का यहाँ पे सस्पेंशन कर दिया व्हेन इट टर्न वायलेंट। एंड विड्रॉल वाज इन वन सेंस, अगर हम देखें तो ये इसलिए भी जरूरी था कि लोगों की जो इंटरनल वीकनेस है उसको सरफेस पे आने से रोकने के लिए भी इस ये विड्रॉल जो है वो जरूरी था, सो दैट कि लोग जो है इस सस्पेंशन के टाइम पे या जो इसके बीच का पीरियड रहेगा या जो नेक्स्ट हम स्ट्रगल लॉन्च करेंगे उसके बीच के पीरियड में जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उस पर वर्क करेंगे, अपने इनर प्यूरिफिकेशन के ऊपर वर्क करेंगे। बिकॉज गांधी जी जो एक पॉलिटिकल लीडर ना हो गए, एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। मतलब उनका बिलीव थोड़ा सा इंटरनल मतलब जैसे ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी है उस तरफ भी था। तो उनका मानना था कि जो इंटरनल वीकनेस है लोगों की वो इस सरफेस पे आने से इस चीज को प्रिवेंट करना है। इस वजह से इस मूवमेंट का विड्रॉल भी इनएविटेबल है। और गांधी जी जो है वो लोगों की लिमिटेशन को जानते थे कि जो लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को या जो कॉलोनियल पावर है, इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस है, उनको फेस करना या उनको कन्फ्रंट्रेशन करना एक हद तक ही सीमित है ना। उसके बाद जो है लोग थकने लग जाते हैं, स्ट्रगल जो है वो वीक होने लगता है, बिकॉज डे बाय डे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज होने लगती है ना, कन्फ्रंट करते करते। तो लोगों से उस डीमोरलाइजेशन से बचाने के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी ये विड्रॉल जो है वो जरूरी था। बिकॉज 1920 से लगा के 1922 का टाइम पीरियड बहुत लंबा हो चुका था, 2 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए थे। और इससे गांधी जी को अब लग रहा था कि मास की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। लोगों की जो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो है, इंटरनल वीकनेस है, वो वायलेंस के रूप में बाहर आ रही है ना। तो अगर वायलेंस के रूप में बाहर आ जाती है, वायलेंस हो जाती है, तो गवर्नमेंट जो है वैसे भी इस चीज को सप्रेस कर देंगे और मूवमेंट जो है वो कंप्लीटली सप्रेस कर दिया जाएगा, है ना। तो गांधी जी इस चीज को नहीं चाहते थे, इन चीजों से प्रिवेंट रखना चाहते थे मूवमेंट को, इस वजह से उन्होंने टाइमली विड्रॉल कर दिया। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। क्या सिग्निफिकेंस रहा इस मूवमेंट ने? नो डाउट जो नेशनलिज्म, एंथुसियाज्म है उसको स्प्रेड करने में हेल्प की, particularly in Western India, Bengal, North India, and gave a new complexion to people's urge for the freedom। ठीक है, एक लोगों के जो फ्रीडम की डिमांड है या फ्रीडम की अर्ज है उसको एक नया रूप दिया। यानी कि मतलब नॉन कॉर्पोरेशन जैसी चीज यूज करके भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सकता है। तो बेसिकली जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी वो आपको एक्सप्रेस होती हुई नजर आती है फ्रॉम हियर, है ना। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से 1947 तक जो है गांधीयन आइडियोलॉजी जो है आपको देखने को मिलती है इन इंडियन नेशनल मूवमेंट के पाथ के अंदर। और फर्स्ट टाइम जो अपना एक्सप्रेशन देखने को मिलता है गांधीयन आइडियोलॉजी का, जो अब सिर्फ बातों में हो रही थी अब आपको देखने को मिल रही है ट्रूली, वो है 1920 के बाद से, जिसका फर्स्ट आप देखते हो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर। तो लोगों को एक न्यू कॉम्प्लेक्शन इस तरह से मिलता है, लोगों की जो फ्रीडम की अर्ज थी उसको न्यू कॉम्प्लेक्शन इस तरह से मिलता है कि नॉन कॉर्पोरेशन, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, है ना, सिविल डिसोबीडियंस, इस तरह की चीजें यूज करके भी हम फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो लोगों को इन चीजों पे बिलीव करने के लिए यहाँ पे इंस्पायर किया गया बाय गांधीयन आइडियोलॉजी। और है ना ये खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने, है ना, ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट किया था ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे? देखो खिलाफत मूवमेंट जब हो रहा होता है ना तो वो उसमें मुस्लिम पूरी कम्युनिटी भाग ले रही होती है। ठीक है, इस तरफ मुस्लिम कम्युनिटी है, इस तरफ हिंदू कांग्रेस के अंडर सारे चल रहे हैं। तो मुस्लिम्स में क्या होता है ना कि मुस्लिम तो है ही है, इंडियन मुस्लिम तो है ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, गवर्नमेंट को और ज्यादा इनसिक्योरिटी तब हो जाती है जब सिंध के अंदर खतरा पैदा होता है। यानी कि जो कैलिफ के इशू को लेके जो सिंध के अंदर मुस्लिम थे
जो बेसिकली सिंधी पीर थे, रिलीजियस सेंट वगैरह जो होते हैं जिनको सिंधी पीर कहते हैं, उन्होंने भी इन इंडियन मुस्लिम का साथ देना शुरू कर दिया और सिंध के अंदर जो है वो एजिटेशन करना शुरू कर दिया गया। अब सिंध जो है हमें पता है शुरू से ही बफर जोन के रूप में काम करता है। सिंध और पंजाब का जो एरिया है वो रशियन जो थ्रेट है उससे ब्रिटिश एम्पायर को प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये सिंध और पंजाब, है ना। तो इस वजह से ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया है, ये ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से सिक्योर करता है फ्रॉम द रशियन थ्रेट। अब रशिया के अंदर 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका है। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल कर रही है और जो कम्युनिज्म है वो इंडिया के अंदर आ सकता है, इस तरह का थ्रेट जो है वो यहाँ पे उत्पन्न होने लगा है। तो इस वजह से सिंध को सिक्योर करना इनकी मेजर प्रॉब्लम बन चुकी थी, सिंध और पंजाब को। पंजाब में तो रॉलेट एक्ट की वजह से जो इनजस्ट हुआ है उसकी वजह से पॉलिटिकल यूनिटी आ चुकी है और जगह जगह पे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति यहाँ पे एक मास एजिटेशन शो हो ही रहा था, ठीक है। देन यहाँ पे सिंध भी जो है वो भी यहाँ पे सिंधी पीर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कैलिफ इशू को लेके इंडियन मुस्लिम्स के साथ। तो सिंध भी जो है वो भी जो है फ्रेजाइल स्टेट में आ गया। तो अब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कंप्लीट एरिया जो है वो फ्रेजाइल कंडीशन में आ गया था और रशियन थ्रेट कभी भी यहाँ से एंटर कर सकता है इन दी इंडिया, ठीक है। तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने रिप्रेसिव मेजर्स अपनाने शुरू कर दिए थे और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को सप्रेस करना, उनके जो लीडर्स है उनको डिटेंशन करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हम गांधी जी को भी देखते हैं कि जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड वायलेंट कैरेक्टर रहता है और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई करती है तो गांधी जी को भी यहाँ पे 6 सालों के लिए जेल भेज दिया जाता है ऑन दिस चार्ज कि गांधी जी जो है वो डिसअफेक्शन फैला रहे हैं लोगों के बीच में फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 6 साल के लिए उनको 1922 में जेल भेज दिया जाता है। जैसे सेम तिलक को भेजा जाता है इन 1908 के अंदर, 1908 के अंदर, है ना, ऑन द सेडिशन चार्ज 6 इयर्स के लिए। सेम जज जो है वो गांधी जी को भी यहाँ पे सेंटेंस सुनाता है। तो वो जज कहता भी है कि ये सेम वैसा ही केस है जैसा कि जब मैंने अपना जो डिसीजन है या जो जजमेंट है वो तिलक के लिए पास किया था, वैसा ही मैं जजमेंट गांधी जी के लिए पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है और यहाँ पे ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो एक न्यू फेज की शुरुआत करता है इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर हम देखते हैं गांधी जी जो है उनकी इमेज जो है मास तक पहुंचने लगती है। गांधी जी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर के रूप में एमर्ज होने लगते हैं और वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेजेस को यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू। तो ही वॉज एमर्ज एज अ सुपर मोबिलाइजर ऑफ द मैन, ठीक है, एंड वी कैन से स्किल मीडिएटर बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो गांधी जी जो है वो मसीहा के रूप में, सुपर मोबिलाइजर ऑफ द मैन के रूप में एमर्ज होना शुरू हुए, यानी कि गांधी जी जो है 1920 के बाद से एज अ इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में एमर्ज होना शुरू किए। तो और इसके बाद से जब इंडियन नेशनल मूवमेंट की कमान गांधी जी संभालते हैं तो ये कंप्लीट जो मूवमेंट है वो एक पर्सनालिटी के अराउंड ही घूमता है, यानी कि गांधी जी के अराउंड, ठीक है। गांधी जी अगर मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं तो फिर उसके बाद किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं है कि उस चीज को आगे चैलेंज करे या अलग से कोई चीज चलाए, ठीक है। तो ये कंप्लीट मूवमेंट जो है इट्स रिवॉल्व अराउंड द वन पर्सन, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेज भी रहते हैं, है ना। लेकिन इस 1920 के बाद से हमें ये देखने को मिलता है कि कंप्लीट गांधीयन हेगेमोनी, जो गांधीयन आइडियोलॉजी की जो हेगेमोनी है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो गांधी जी से एक्सपेक्टेशन थी कि गांधी जी कुछ नया करेंगे, है ना, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज थे उनसे कुछ अलग करेंगे और ट्रू सेंस के अंदर जो फ्रीडम है उसका अटेनमेंट करेंगे। लेकिन बाद में जो जैसे गांधी जी है मूवमेंट को चलाते चलाते सस्पेंड कर देते थे, बीच में ट्रूस की फेज ला देते थे,
तो इस तरह से क्या हो रहा था कि ये कंप्लीट जो मूवमेंट है वो एक खाली गांधी जी के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा था, है ना। और जैसे ही गांधी जी सस्पेंड कर देते थे मूवमेंट को या रिमूवल कर देते थे अपना, है ना, लीडरशिप से, तो वो चीज जो है वो सीवियर डेथ ब्लो देती थी उस मूवमेंट को या उस समय उस पॉलिटिकल सिचुएशन को, जिसके कारण लोगों के मन में या जो अदर नेशनलिस्ट थे उनके मन में जो है फ्रस्ट्रेशन की स्पिरिट जो है वो ग्रोथ करने लगी थी। तो इसकी वजह से ही, यहाँ से ये चीज की वजह से ही, बिकॉज गांधीयन आइडियोलॉजी जो है ये उसकी हेगेमोनी इंडियन नेशनल मूवमेंट में होने लगी थी। गांधी जी जैसा चाहते थे वैसे होने लगा था, तो कुछ अदर नेशनलिस्ट थे वो इन चीज को सपोर्ट नहीं करते थे और वो इन चीजों से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। इस वजह से जब गांधी जी ने 1922 में इंडियन नेशनल मूवमेंट का यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का यहाँ पे सस्पेंशन कर दिया था, और उस ट्रूस के फेज के अंदर गांधी जी ने कहा था लोगों को कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे वर्क करने के लिए। तो कुछ अदर नेशनलिस्ट थे वो इस जो मूवमेंट ये चलाया गया था या जो ये मूवमेंट की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक एक्टिव फेज आई थी उसको बरकरार रखने के लिए जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से तो बॉयकॉट किया, और उन्होंने लेजिस्लेटिव जो असेंबली के इलेक्शन होने थे उनके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। ठीक है, तो वो जो आगे जाके फिर वही स्वराजिस्ट कहलाते हैं। तो स्वराजिस्ट जो है हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। स्वराजिस्ट यही है कि जो 1922 के बाद से ट्रूस की फेज आ जाती है, विराम की अवस्था आ जाती है, तब गांधी जी ने जो गांधी जी को कंप्लीटली बाय हार्ट वैसे एकदम हार्डकोर रूप से फॉलो करते थे, उन्होंने तो गांधी जी के जो कमांड थी उनके अकॉर्डिंग जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे बने रहना ही सही समझा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे जो ये चाहते थे कि नहीं, ये जो बहुत टाइम के बाद जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो ये पेसिव फेज थी उसका रिमूवल हुआ है और एक्टिव फेज आई है, तो इसको इस पेस को हम बनाए रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के साथ साथ उनका ये मानना था कि हम वहां रह के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को चलाएंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो इंडियन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अगर बिल पास नहीं करती है या ऐसा बिल पास करती है जो इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो हम उस चीज को मतलब वहां पे जाके हम एजिटेशन शो करेंगे, उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और कंप्लीट जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वर्किंग है उसको हम स्मूथली रन नहीं करने देंगे अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं करती है इंडियन इंटरेस्ट को अपने साथ। ठीक है, या इंडियन इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हम डेडलॉक क्रिएट करेंगे। तो स्वराजिस्ट का मानना ये था कि सिस्टम में रहते हुए हम नॉन कॉर्पोरेशन जो है उसको परफॉर्म करें। ठीक है, लेकिन जो अदर नेशनलिस्ट लीडर थे जो गांधीयन आइडियोलॉजी को हार्डकोर फॉलो करते थे, वो नो चेंजर कहलाए और वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे ही बने रहना चाहते थे। ठीक है, देन यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट कहे तो इन्होंने एक ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के रूप में देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियन मुस्लिम्स देखने को मिलता है। जहां पहले सिर्फ ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मुस्लिम्स के अमंग अगर देखे तो सिर्फ जो एरिस्टोक्रेट और अपर मिडिल क्लास थे उस तक ही सीमित थी, लेकिन अब जो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो मुस्लिम कम्युनिटी तक जो मास लेवल है उसके तक ये फैलती है। तो दिस सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रो अमंग द सेक्शन ऑफ द मुस्लिम मासेस आल्सो। जो पहले अपर मिडिल क्लास या एजुकेटेड क्लास या एरिस्टोक्रेट क्लास तक ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो अब बढ़ के ग्रोथ होके उसकी वो मुस्लिम मासेस तक भी पहुंचने लगी है। तो इससे जो मुस्लिम मासेस है वो अपने आप को नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर या नेशनल स्ट्रगल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए अब रेडी रहती है, या वी कैन से एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, पहले उनको नेशनलिस्ट इश्यू से कोई मतलब नहीं था बिकॉज उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी नहीं थी, लेकिन बिकॉज ऑफ खिलाफत इश्यूज एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो मुस्लिम मासेस है जो लोअर स्टेटस से भी बिलोंग करता है वो भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होके इंडियन नेशनल स्ट्रगल के अंदर अपना पार्टिसिपेशन देना स्टार्ट करता है। और खिलाफत इशू की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो बिल्कुल रिलीजियस इशू था, है ना, बट इसके साथ साथ जो है वो लिंक था विद द स्ट्रगल फॉर स्वराज।
एंड ऑल्सो इंडियन मुस्लिम जो है दे डेवलप द एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग अमंग देमसेल्फ because of the earlier promise which made by the British government to Muslim section of the society. तो वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होने की वजह से भी उनके मन में जो ब्रिटिश लोगों के प्रति डिसकॉन्टेंट था वो ग्रो हो रहा था, और एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग जो है वो बिकॉज ऑफ द अपसर्ज ऑफ द नेशनलिज्म वो डे बाय डे ग्रो हो रही थी। तो खिलाफत इश्यू तो हम एक कह सकते हैं कि ठीक है रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से अराउज हुआ था, या फिर वी कैन से कि एक बहाना था खिलाफत इशू या जो कैलिफ का जो इशू है वो एक बहाना था, लेकिन एक्चुअली जो एंटी इंपीरियलिस्टिक जो अब तक से ग्रो होती आ रही थी उनके मन में जो डिसकॉन्टेंट था फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ग्रो होता आया था, उसने कॉन्क्रीट शेप लिया इन दी नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट के अंदर। और ये चीजें खाली यहीं तक सीमित नहीं थी, ये यहाँ पे स्ट्रगल फॉर स्वराज के लिए भी थी और एंटी इंपीरियलिस्टिक फीलिंग भी थी ये इनकी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही रिलीजियस इशू नहीं था, यहाँ पे नेशनलिस्ट इशू भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट था या लिंक था। देन यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट टाइम लार्ज सेक्शन ऑफ द हिंदू मुस्लिम कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है ना। फर्स्ट टाइम आप कहोगे कि यहाँ पे मैम फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहाँ है, ये तो सेकेंड टाइम होती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि लार्ज स्केल पे पहले जो फर्स्ट लखनऊ पैक्ट के अंदर 1916 के अंदर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई थी वो सिर्फ लीडर्स के अमंग देखी गई थी, उसमें मास इनकॉर्पोरेट नहीं थी। जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे और जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने अपने जो हैंड है वो ज्वाइन किए थे, मासेस को अभी भी उसको लेना देना नहीं था। लेकिन खिलाफत इश्यू और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने जो ये नेशनलिज्म की भावना है या जो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो जो है मतलब खिलाफत इशू आते आते और नॉन कॉर्पोरेशन आते आते या लखनऊ पैक्ट के बाद से हम कहे तो एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया था इंडिया के अंदर जिसने हिंदू मुस्लिम को एक जगह पे ले आए थे। इवन जो पहले से लीडर तक सीमित थी ये यूनिटी, ये बाद में जाते जाते मासेस तक भी डिसेमिनेट हो चुकी थी। तो इस वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में नॉट ओनली लीडर्स वर पार्टिसिपेटेड, है ना, फ्रॉम द बोथ कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम सेक्शन से, लेकिन मासेस आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन दिस movement and for the achievement of the national goal, that is the goal of self government for India, and they participated in the various form of direct action decided upon by their united leadership, है ना, that is the Congress and political Muslim organization। तो इस मासेस ने हिंदू मुस्लिम मासेस ने जिस तरह से इनको डायरेक्शन दिए गए अपनी लीडरशिप के द्वारा, है ना, जो कॉमन लीडरशिप थी कांग्रेस एंड जो यूनाइटेड लीडरशिप थी कांग्रेस एंड पॉलिटिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की, उनके द्वारा जो भी इनको डायरेक्शन और गाइडलाइंस दी गई उनके अकॉर्डिंग इन्होंने वेरियस जो डायरेक्ट एक्शन है उनके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो जो ये स्ट्रगल है ये खाली फिर मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सीट्स को लेके या अच्छी पब्लिक सर्विस के अंदर अच्छी पोस्ट को लेके ही नहीं रह गया, ये एक नेशनल स्ट्रगल बन चुका था। बिकॉज अब जो ये स्ट्रगल था ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्शन सीटें बढ़ाने का या सेपरेट इलेक्टोरेट्स पास करने का ओवर द मुस्लिम कम्युनिटी या पब्लिक सर्विस के अंदर अच्छी पोस्ट को इंडियंस के लिए सिक्योर करने के तक सीमित नहीं था। अब ये इनका मेन गोल था स्वराज, ठीक है, पॉसिबली विद इन द एम्पायर और इफ नीडेड आउटसाइड द एम्पायर वाज अ प्राइम गोल ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये सिग्निफिकेंस रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज examyatra.com। थैंक यू।